नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जेपीएससी 2024 जो नोटिफिकेशन जारी किया है फॉरेस्ट रेंजर का और उसमें अगर हम बात करें जनरल स्टडी के बारे में तो उसमें जो है ना उसमें 80 से प्लस सवाल जो रहेंगे आपका सिर्फ समान अध्ययन से रहेंगे। चलिए आपको सिलेबस दिखा देते हैं क्या-क्या पूछेगा, ठीक है? कैसे 80 सवाल पूछेगा। तो देखिए सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस कह रहा है कि जो पहला अगर बात करें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछेंगे तो कितना सवाल रहेगा इससे 20 सवाल, ठीक है। इसी तरह भारत एवं विश्व भूगोल जो है इससे जो सवालों की संख्या रहेगा आपका इससे जो भूगोल से रहेगा इससे भी 20 सवाल, ठीक है। और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का इस संविधान की अगर हम बात करें तो इससे जो भी सवाल कितना रहेंगे इससे भी 20 सवाल रहेंगे। और चौथा अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 20 सवाल, यानी कितना सवाल हो गया टोटल 80 सवाल आपका हो गया किससे? ये हो गया आपका समान अध्ययन से। अगर हम आपके लिए अलग फिर झारखंड लेके आएँगे जिसमें से 30 सवालों का मतलब आपका हम तैयार कराएँगे आपका एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह हम करंट अफ़ेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफ़ेयर 20 सवाल रहेगा आपसे। और साइंस से तो साइंस से आपका रहेगा कितना इससे भी रहेगा 20 यानी टोटल जो आपका रहने वाला है वो टोटल जो रहेगा वो 150 नंबर रहेंगे सवालों की संख्या रहेगी, ठीक है। जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछेगा पीटी इसके बाद ही आपका मेंस होगा। यानी कि जो 80 नंबर का जो आज पोर्शन है आज इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और 30 जो इसी का सेशन चलेगा, ठीक है। आज आज पहला क्लास है और आप अंत में रहिएगा। और जो 30 सवाल रहेंगे आपसे झारखंड से इसके लिए आपके सेपरेट वीडियो रहेंगे और साइंस के लिए भी सेपरेट वीडियो रहेगा और करंट अफेयर से भी सेपरेट वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए आज का पहला सवाल जानिए और बहुत ही खास है, आज अंत में रहेगा, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी लेकर आए, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब आराम से क्लास को धैर्य से देखिए और मजा लीजिए। रही बात है पीडीएफ की, तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा पता है? कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से है और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वहां से आप जाके देख लीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एंशिएंट हिस्ट्री से कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। बताइए किसके लिए जानी जानी जाती थी ये जो है ना अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। क्या सही है? बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए ये भी सही। अपने उद्योगों के लिए बिल्कुल। ये चारों ऑप्शन जो है ना भाई ये हड़प्पा सभ्यता इसी के लिए जानी जाती थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो डी है ना ये सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं थोड़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है इसके नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ना इसका खोज जो हुआ था वो हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुआ था, इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य तथा अनेक संदेह स्थलों से ईंट के भट्टे, मानक मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों जो कथन है वो हमारा सही हो गया। देखिए चारों सही है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? हमको आपको ये भी बताएंगे कि सबसे ज्यादा कौन किया और सबसे कम कौन। तो हम अभी शॉर्टकट बता दे रहे हैं कि जो है ना इसका सही आंसर है खिलजी वंश। खिलजी वंश जी की अगर हम बात करें तो खिलजी वंश जो है ना यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों ने गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश कब से कब शासन किया? तो 6 से 1290 तक। उसके बाद कौन आया था? खिलजी वंश। खिलजी वंश कब तक आया था? 1290 से 1320, यानी कितने साल तक शासन किया था? 90 10 100 और इधर 20 यानी 30 साल तक, यानी 30 साल तक। और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक। और सैयद वंश के शासकों ने कब से कब किया था? 1414 से 1451 ईस्वी तक। तथा लोधी वंश के ने 1451 से 1526 तक शासन किया था। इस प्रकार खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया। कितना समय तक? 30 साल तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? बताइए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे
कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन राय? तो ये जो है ना आपका, ये सही आंसर है स्वामी विवेकानंद, नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इसके बारे में आप जानिए थोड़ा सा, आपको मजा आएगा कि रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने के श्रेय जो है स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक को है। इन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया है। स्वामी विवेकानंद इस नौ नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। ठीक है, 1893 में क्या हुआ ना, वे शिकागो गए। उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति के महत्व को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। जो उत्तरार्ध में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने कि सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने का, सॉरी एक बार बताते फिर से, कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, के प्रारंभ करने के पूर्व जो थे वो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि सरकारी कर्मचारियों का त्यागपत्र देने को कहा था। क्या सही है? हैं? ये जो है ना, ये सरकारी प्रतिनिधियों को त्यागपत्र देने के लिए नहीं कहा था। और दूसरा हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, सैनिकों को अपने पद को छोड़ने कहा था, ये भी नहीं कहा था। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुता स्वीकार करने को कहा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि जब राजसी रियासतों क्या थे, राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने को कहा था, ना कि सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए, ना कि त्यागपत्र देने के लिए। यानी कि ऑप्शन जो है ना, ये सी सही हो जाएगा। इसके बारे में आप जानिए थोड़ा सा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे, जैसे कि सरकारी कर्मचारी को नौकरी ना छोड़ने लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। मतलब उसने ये नहीं कहा था कि, मतलब कि देखिए, नौकरी नहीं छोड़ने कहा, लेकिन क्या करने का बोला कि वे प्रति अपने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषणा कर दे। और क्या बोला था कि सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। उन्होंने कहा था कि आप देशवासियों के पास गोली नहीं चलाइएगा। ठीक है, इसी तरह है कि छात्र तभी पढ़ाई छोड़ेंगे जब आजादी प्राप्त हो जाने तक इस निर्णय पर दृढ़ हो सके। छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आजादी प्राप्त हो जाने के तक इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। चौथा पॉइंट बोला था कि राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करे और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपने भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। ठीक है, यानी कि उन्होंने एक चीज कहा था कि अपने राजाओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं पूछा है। बताइए बताइए बताइए। ये जो है ना, ये भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म कौन था? सुमेलित पूछा नहीं है। ये जो है ना, भारत का पहली जो टेक्निकलर फिल्म था वो झांसी की रानी था। बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम 3D फिल्म जो था माय डियर कुटी चातन, ये भी सही है। जो भारत का प्रथम 3D फिल्म था ना, माय डियर कुटी चातन। अब भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल, बिल्कुल भारत की जो प्रथम बीमाकृत फिल्म था उसको ताल बोलता है। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी बताइए? ये जो है ना, ये भारत रत्न प्राप्त करने प्रथम अभिनेत्री जो थी, ये कौन था? ये मीना कुमारी नहीं थे। लेकिन अगर हम बात करें तो मीना कुमारी जो है, ये सुप्रसिद्ध अभिनेत्री फिल्म अभिनेत्री थी, लेकिन इसको भारत रत्न नहीं मिला था। ये मिला था आपको किनको? एक मिला था, ये 2001 की बात है। ये मिला था आपको किनको? ये मिला था लता मंगेशकर को। किनको मिला था? लता लता मंगेशकर को मिला था। ठीक है, याद रखिए। ऐसे यहाँ पर देखिए कि मीना कुमारी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी, किंतु इन्हें भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। जबकि गायिका के रूप में वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने भारत रत्न प्राप्त किया था। अन्य प्रश्न युग्म सुमेलित है, बाकी सब जितना है सब सुमेलित है। ठीक है, चलिए। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी,
सॉरी, मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया? बताइए। मेरा पिया घर आया, कौन गाया था? ये जो है ना, ये गाया था नुसरत फतेह अली खान के द्वारा। यह गाया गया था मेरा पिया घर आया। ठीक है, कि पाकिस्तान के मशहूर गायक नुसरत फतेह अली खान ने मेरा पिया घर आया शीर्षक का प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? बताइए। जब डॉक्टर बीर भीमराव अंबेडकर की जो अध्यक्षता में, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? तो उस समय जो सदस्य थे ना प्रारूप समिति के, वो थे आपका 6 सदस्य। कौन कौन थे? चलिए आगे बताएंगे आपको। ठीक है, कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति के 6 अन्य सदस्य थे। कितना था? 6 अन्य सदस्य थे। जैसे कि पहला थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान थे। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचार्य को इस समिति में शामिल किया गया था। उनका जो मृत्यु हो गया ना, तब शामिल किया गया था, टी टी कृष्णमाचार्य को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? बताइए। अगर हम छुआछूत को मिटाना है तो किन के माध्यम से करेंगे? ये हम लोग करेंगे, कानून बनाकर भी करेंगे, शिक्षा की उन्नति द्वारा भी करेंगे, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे लोग तो जानेंगे नहीं। जागरण के द्वारा भी किया जाएगा, और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर भी ये जो है अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है 1 2 3 सही है। ठीक है, चलिए सॉरी सॉरी, नौकरी में नहीं होगा, 1 2 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा, नव जागरण द्वारा की जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। क्या किया है? 1955 के द्वारा एक दंडनीय अपराध घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश से संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। किन के संविधान से लिया गया ये? तो ये जो है ना आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू हम लोग लिए हैं, न्यायिक पुनरीक्षण। चलिए इसके बारे में जानते हैं आप कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय के विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। उसको क्या, जो आदेश दिया उसको आप फिर से वो पढ़ सकता है, फिर से दोहरा सकता है, फिर से आप चेंज कर सकता है। तो उन विधानों या आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य में कौन शामिल है? मूल कर्तव्य, तो इसमें जो है ना क्या ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या वन्य प्राणी? तो एक जो मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें संरक्षण करना, तो वो जो है ना आपका कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका वन्य प्राणी। कौन सा हो जाएगा? वन्य प्राणी का जो है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है एक संरक्षण के माध्यम से अगर बात करें तो। संविधान के अनुच्छेद 51 के छा के तहत मूल कर्तव्यों में वन जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई। सही बात है कि ये जो है ना ये राष्ट्रीय ध्वज, इसका आदर करना है, ना कि संरक्षण, आदर करने की। ठीक है, चलिए और कहेंगे ना कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति जनजाति की का मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा ये मतदाता की आयु घटाने से संबंधित है? कौन सा आंसर इसका है?
तो इसका जो आंसर है ना आपका, ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु घटाने से संबंधित संशोधन है। चलिए कैसे, आगे बढ़ते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 को प्रभावित है। कब से प्रभावित था? 28 मार्च 1989 से प्रभावित था। पहले 21 था लेकिन 18 कर दिया गया। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। अगर हम क्षेत्रीय परिषद को जो सृजन किया गया ना, ये किया गया है संसदीय कानून के द्वारा। अगर क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ है वो क्षेत्रीय परिषद जो है संसदीय कानून के द्वारा इसका सृजन किया गया है। ये क्या होता है देखिए, 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों जैसे कि उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी का गठन किया गया। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन और उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। गृह मंत्री क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? अगर उसको जज बनना है सर्वोच्च न्यायालय का तो क्या होना चाहिए? तो बताइए, ये जो है ना वो कम से कम एडवोकेट के रूप में 10 साल काम किया होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 124 में, किसमें? 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के राय के अनुरूप करेगा और अनुच्छेद 124 के 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कि वो भारत का नागरिक हो, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो रहा हो, या तीसरा नंबर है कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय की कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विविधता हो। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो खगोलीय वस्तु इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें पल्सर तो है, भंगुर तारा भी है और क्वासर भी है, लेकिन ये जो है ना आपका ये कृष्ण मास्टर एक खगोलीय वस्तु नहीं है। ये क्या है देखिए, कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है बल्कि यह कृष्ण बीवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु के है। ये क्या है? एक कृष्ण बीवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक ताराव्रत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कौन? ये ताराव्रत थी क्वासर। कुछ इससे भी अधिक दूरी पर स्थित है, ये स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनसे आने वाले रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। और इसी प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करता है। क्या को? एक नियमित रूप में अंतराल पर रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाया जाता है? जैसे नजका प्लेट, कोकोस प्लेट, ये सब होता है ना, ये जो इसमें मुख्य मुख्य बात किया गया कोकोस प्लेट पे। तो कोकोस प्लेट जो है किसके मध्य पाया जाएगा? ये पाया जाता है आपका मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के ये मध्य पाया जाता है। किसके मध्य? ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य में पाया जाता है। इसके बारे में जानिए कि कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए सवाल है कि जिस महासागर से सरगेसो संबंधित है वह है सारगेसो। सारगेसो किससे संबंधित है? सारगेसो ये आपका संबंधित है जो है, ये आपका किससे संबंधित है? सारगेसो। सारगेसो संबंधित है आपका उत्तरी अटलांटिक से। किससे संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक से यह संबंधित है सारगेसो। ये क्या है? ये सारगेसो जो सागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुववृत्तीय धारा के भंवर से होती है और इस क्षेत्र में सारगेसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम
जो है सार्गेसो सागर पड़ा। क्या पाया जाता है वहां पे? वहां पाया जाता है सार्गेसम नामक वनस्पति। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया? सार्गेसो सागर। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से यह सही है? कौन सा द्वीप? सोकोत्रा द्वीप। तो कौन सा सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। अरे भाई साहब, ये ओमान का द्वीप नहीं है। बताइए कौन सा द्वीप है? ये ओमान का द्वीप जो है ये नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। क्या ये सही है? बताइए। इसे 2008 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। बिल्कुल, इसे 2008 में नामित किया गया था। चलिए, ये कहाँ पे है आपको बताते हैं। ठीक है, ये जो साकुत्र द्वीप जो है ना, हिंद महासागर के अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी में अवस्थित है। अरे यहाँ पर क्या दिया था देखिए, यहाँ पर दिया था अरब सागर में, नहीं है। ये जो है ना अदन की खाड़ी में, कहाँ पे? अदन की खाड़ी में अवस्थित है। यह यमन शासित प्रदेश जैसे तथा वर्ष 2008 में से यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। सोकोत्रा द्वीप जो है अपनी प्राकृतिक विविधता एवं जैव विविधता के कारण विश्व हेतु सार्वभौमिक महत्व का स्थल है। यहाँ पाई जाने वाली 37% पौधे प्रजाति जो है, 90% रेंगने वाले जीव और 95% जो है वो घेंघा विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। इससे ज्यादा कहीं पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए। हम्म प्रचंड पालिसा यहाँ पूछा है। तूफानी चालीसा। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तूफानी चालीसा, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के निर्बाध बहती है। क्या सही है? ये सही बात बोल रहा है कि ये तूफानी चालीसा है ना, ये उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों के निर्बाध रूप से बहती है। ठीक है, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। बिल्कुल, ये बहुत तेज शक्ति से बहेगी लेकिन स्थिरता के साथ बहेगी। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी उत्तर पूर्व की ओर, सुनिए, इसका दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये नहीं होती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। किस लिए रॉन्ग है आपको बताएंगे। मेघाच्छादन आकाश, वर्षा और खराब मौसम में इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। बिल्कुल, ये जो है ना, अगर ये होता है तो इसमें क्या होता है, मेघा मतलब आकाश में बादल, वर्षा, खराब मौसम इसके साथ होते हैं। यानी कि जो दिख रहा है 1 2 4 1 2 4 सही है। इसके बाद में तूफानी चालीसा पछुए हवाएं होती है जो केवल 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्धों में मुख्यतः दक्षिण हिंद महासागर में क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इनके साथ प्रचंड झंझावात भी चलते हैं। प्रचंडता के कारण इन्हें गरजती चालीसा या लंबी चालीसा कहा जाता है। इनकी दिशा समय सामान्य तौर पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बात होती है। अतः दोनों कथन 2 3 और 4 सही है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड एकमात्र राजधानी है जो गरजती चालीसा की हवाओं में पड़ती है। वेलिंगटन जो है ना, ये एकमात्र राजधानी है जो गरजती चालीसा की हवा में मार्ग में पड़ती है। ठीक है, चलिए। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? प्राच्य भाषा पूछा है, तो प्राच्य भाषा का जो 2014 में दर्जा दिया गया ना, वो आपका कौन था? वो था उड़िया। कौन सा? उड़िया। ठीक है, इसके बारे में जानिए। 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान की कर दी। अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को वर्ष 2005 में और तेलुगु तथा कन्नड़ को 2008 में, अब मलयालम को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। अगर भारत की जो सर्वाधिक सिंचाई की क्षमता की बात करें तो किसके द्वारा पूरा होता है? ये होता है आपका मध्यम परियोजनाओं के द्वारा, ये सबसे अधिक पूरा होता है। किस तरह भाई? देखिए, लघु यानी कि लघु सिंचाई परियोजना, इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनीकेट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की सिंचाई का 62% से अधिक आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है।
वहीं बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से लगभग 38% सिंचाई क्षमता पूरी होती है। इस प्रकार विकल्प के अनुसार जो है ना, लघु एवं बृहद परियोजनाओं के संयुक्त रूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए। अंडी और अपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अंडी और अपोर तिपी, तो ये जो है ना, ये झारखंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जो झारखंड में जनजाति पाया जाता है हो, उसमें यह जो है ये विवाह प्रचलित है। किसमें? हो में। ठीक है, इसके बारे में जानिए कि अंडी और अपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहां अंडी से तात्पर्य वार्ता और विवाह द्वारा, जबकि अपोर तिपी का जो है तात्पर्य होता है वो अपहरण के द्वारा होता है, जो कि हो जनजाति में प्रचलित है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? बताइए, कौन सा जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? हल्चू, रेंगमा, ओंजे या सेंपमैन। तो ये जो है ना रेंगमा, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। देखिए क्या है कि रांगमा एक नागा जनजाति है। याद रखिएगा, रांगमा जो है ना एक नागा जनजाति है, जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। हल्चू, ओंजे, सैम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूलवासी है, और निकोबारी लोग स्वयं को हल्चू कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वयं को हल्चू कहते हैं। अगला सवाल है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी ऑनर, उसको अवार्ड मिला था, भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। कौन थे इसके लौटाने वाले व्यक्ति? ये थे आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ना, उनको जो अवार्ड मिला था, ऑनर मिला था, वो लौटा दिए थे। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। मैं क्या बोल दिया? रख ले अपन वाला सर, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम अपने देशवासियों के साथ खड़े हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछा है? तो संविधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू के अंग नहीं थे। सॉरी, एक मिनट बस सुन पढ़िए कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। जी बिल्कुल, ये उसको बाद में जोड़ा गया। एक कथन सही है बिल्कुल। बाकी तो जो है उक्त शब्द 1977 संविधान द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 संविधान द्वारा जोड़े गए, ये 1976 में जोड़ा गया था। और ये भी जो गलत है, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, बिल्कुल गलत। यानी कि जो है ना, एक कथन सही है आपका। ठीक है, इसके बारे में जानिए। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। बाद इस ये शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन 1976 धारा 2 द्वारा 3/1 को जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 3 तारीख जनवरी महीना था 1977 को जोड़े गए थे। चलिए, हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? पुराना सवाल था, ये करंट अफेयर ले लिए। हरित राजमार्ग सोचते देखते हैं आपको कितना याद है। तो हरित राजमार्ग का जो है ना, इसका काम है वृक्षारोपण से। किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। इसके बारे में जानिए कि 29 सितंबर 2015 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरित राजमार्ग यानी वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव नीति 2015 के शुभारंभ की घोषणा की थी। इसमें क्या किया गया था? प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण को, रखरखाव को बढ़ावा दिया गया था। किसके द्वारा? हरित राजमार्ग के द्वारा, जो कि नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया था। कब? 29 सितंबर 2015 को। ठीक है, चलिए आज के सवाल यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा करने से आपको देखने में भी उतना इंटरेस्ट मजा नहीं आएगा। और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।